हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेलो, आई होप ऑल वेल। मैं आपके साथ हूं भुवनेश चंद्र माथुर आशीष सिंह लेक्चर से, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 हिस्ट्री। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं दिखेंगे जैसे कि आज अब हमको नजर आ रहे हैं। जैसे आज नक्शे हमको नजर आ रहे हैं वो हमको उस समय के मैप्स में नजर नहीं आएंगे। कैसा लगेगा? जिनको आज आप क्या कह रहे हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में देख रहे हैं। तब राजशाहियों क्या क्या था उस जमाने में? राजशाहियां थी, इंग्लिश में डचीज थे या डचियों, कैंटन्स, कैंटोन्स में बटे हुए थे। यानी अब हम बिल्कुल सरल भाषा में देखें तो पारिवारिक राजाओं का राज था। एक परिवार है, उसी का राज चलता जा रहा है, ऐसा कुछ उस समय वहां होता था। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, क्या थे? जिनके की स्वायत्त क्षेत्र थे। देखिए, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश, हमने पहले भी बात की, निरंकुश राजतंत्रों, जिनके ऊपर किसी की पावर नहीं चलती, जो उस क्षेत्र के राजा ने कह दिया वही कानून है। यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि आपने पिछले वाले केस में तो राजा साहब ये निर्णय दिया था, यहाँ ये नहीं कह सकते। जो इनकी मर्जी है, निरंकुश है, वैसा शासन चलेगा। तो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, और इन इलाकों में क्या थे? तरह तरह के लोग रहते थे। इनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी उस समय रहती थी। ठीक है, वह अपने को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, जो कि किसी भी देश की स्वायत्तता आज़ादी के लिए पहली शर्त है कि किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ठीक है, अक्सर क्या होता था, ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। ऐसा नहीं था कि सब एक ही कास्ट के हैं, ऐसा नहीं था कि सब अलग अलग एक ही भाषा चल रही है, इंग्लिश हम सोचते हैं, ऐसा नहीं था। देखेंगे आगे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, मैं इनको आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, याद रखिएगा, और कई अलग अलग क्षेत्रों, जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टाइरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो इसको आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग एरिया में बटा हुआ था, जन समूहों को जोड़कर बना था। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल था? एल्प्स के टाइरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। इतना बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर था। इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं? जर्मन भाषा बोलने वाले बहुत ज़्यादा है। तो हमको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए बना रहा हूँ, रुचिकर। मैंने आपको कहा था इसमें एक के बाद एक घटनाएं हैं, घटना प्रधान ये चैप्टर है हमारा। सारी सूचनाएं हैं, सारे नाम आएंगे, रुचिकर बन के मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ इसको। हैब्सबर्ग साम्राज्य में देखिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। अभी हमने बात की ना, यहाँ अलग अलग भाषाएं चलती थी, लोगों की जातीयता भी अलग अलग थी। तो ये देखिए, यहाँ आ गई बात कि इतालवी भाषा भी चलती है। हंगरी में आधे लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्यार भाषा। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे एरिया में क्या चल रही है? इतालवी भाषा। ठीक है, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, और भी बोलियां हैं। गैलिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था, देखिए, और गैलिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था, यानी पोलैंड वाली भाषाएं चलती थी, पोलिश। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर आप देखेंगे भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे।
जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कैर्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमेन, ये अधीन लोग हैं। जो ये कैंटन, डचीज आपने अभी नाम दिए ना, देखे ना, ये उन कह लीजिए राजाओं के या डायनेस्टी या पारिवारिक राज के अंतर्गत आते थे। ये लोग, ये उनके अंडर में रहते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। हमारे लिए क्या जरूरी हो गया, हमने क्या क्या देखा कि इनकी भाषाएं अलग अलग, जातीयता अलग अलग। अगर इतना फर्क है तो इनके त्यौहार, फेस्टिवल्स भी निश्चित रूप से अलग अलग होते होंगे। हमारे लिए क्या जरूरी है, ऐसा फर्क, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता जो कि चाहिए क्या, आज़ादी के लिए, एक होने के लिए, एक फीलिंग बनाने के लिए, एक भाव अंदर से आ जाए, को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। क्योंकि पहले ही लोग बिखरे हुए हैं, वो एक हो नहीं सकते। तो ये बड़ी समस्या थी यहाँ पे, है ना। इस तरह 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 के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व क्या हुआ कि इस समय केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। कि इतना बड़ा तो भाषा बोलने का एरिया है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग फेस्टिवल हो गए, त्यौहार, अलग सोच हो गई सबकी, जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं। केवल एक ही पॉइंट बचा, एक ही बिंदु, क्या, केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, बस, कि हमारा सम्राट वो है, बस, और कुछ नहीं है। यानी अगर मन में एकता का भाव आना है तो एक ही बिंदु बचा, केवल सम्राट के प्रति आदर और निष्ठा, और कुछ नहीं। भाषा अलग, पहनावा अलग, खाना पीना भी अलग, यहाँ तक कि हम देखेंगे इसी चैप्टर में हमको बताया गया है। देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार फिर कैसे उभरा। जब ये समस्या है इतनी बड़ी, तो राष्ट्र का और राष्ट्रवाद का विचार फिर लोगों के दिमाग में कैसे आया, ये देखिए कैसे आया। कुलीन और न्याय मध्य वर्ग, इसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। समझिए इस बात को पहले कि सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक रूप से कौन है जमीन का मालिक। जमीन का मालिक है कुलीन वर्ग, जो रिच क्लास है। यूरोपीय महाद्वीप क्या कह रहा है हमारे को, यूरोपीय महाद्वीप पूरे कॉन्टिनेंट को कह दिया है ना, का सबसे प्रभुत्वशाली, सबसे पावरफुल लोग हैं, ये जमीन के मालिक हैं। कहां, पूरे यूरोप पे असर है इनकी पावर का। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे थे। तो इन लोगों की लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, कैसे रहना, कैसे कपड़े, कैसी जिंदगी, है ना। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हैं। देखिए कैसे क्षेत्रीय विभाजन के आर पार इन लोगों की जिंदगी तो बहुत अच्छी है। भले ही कोई कहीं का राजा है, लेकिन उसकी लाइफ तो बहुत सुपर है, बहुत अच्छी है। वे ग्रामीण इलाकों में क्या करते हैं, जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। यानी अपने खेत खलियान के पास तो ग्रामीण इलाकों में जायदाद बना ली, फार्म हाउस टाइप जैसे आजकल है वैसे बना लिए, रहते होंगे। और अगर शहर में आए तो हवेलियां बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत हवेलियां हैं शहरों में इनकी। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हैं, खुद की सरकार चलाने का, तो कौन सी भाषा, राजनीतिक कार्यों के लिए, पॉलिटिकल कामों के लिए, और उच्च वर्गों से मेल मिलाप के समय फ्रेंच भाषा काम में आ रही है ना। उनके परिवार, उनके मतलब जितना भी जमीन का मालिक कुलीन वर्ग है, रिच क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये तो रिश्तेदार हो गए आपस में, भले कितनी भी दूर हैं, है ना। तो वैवाहिक बंधनों से इनकी मैत्री है, दोस्ती हो गई है। दोस्ती क्या, रिश्तेदारी ही हो गई है। तो अगर रिश्तेदारी है तो राजकाज करने का तरीका सलीका सब जगह एक सा ही होगा। रहना सहना उसी शान शौकत से जीवन बीत रहा है। समझने की कोशिश का हमें ये वाली करनी है। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा, क्योंकि परिवार है तो ये, लेकिन क्या होगा, कुलीन वर्ग संख्या के हिसाब से
छोटा समूह है, ज़्यादा बड़े नहीं है। बड़े कौन है? मजदूर वर्ग बहुत बड़ा है, उनकी आबादी का नंबर बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या के अधिकांश लोग, जो बात मैं बोलना चाह रहा था यहाँ आ गई। जनसंख्या में, इस जनसंख्या में बहुत सारे लोग हमारे कृषि प्रधान है, कृषक वर्ग है, या मजदूर वर्ग भी आप इसमें कर सकते हैं शामिल, वो लोग भी हैं। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार थे, ठीक है। और जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में थी जिस पर भूदास खेती करते थे। देखिए कुछ कुछ कहानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे देश में भी ऐसा ही होता होगा? सोचेंगे अभी हम, अगला चैप्टर हमारा वही है। पश्चिम का यहाँ मतलब है पश्चिमी यूरोप के हिस्सों में ज्यादातर जमीनों पर किराया दो, खेती करो, ऐसे लोग। छोटे काश्तकार, जमीन तो है लेकिन बहुत छोटी है। पूर्वी और मध्य यूरोप की अगर बात करें तो भूमि कैसी थी? विशाल जागीरें, और जिस पर भूदास खेती करते थे। स्लेव कि मैं जागीरदार हूं, मेरे यहाँ 100 स्लेव काम करते हैं, वो उनको मैं कुछ वेतन नहीं देता हूं, फिर भी वो खेत पर जाके मेरे लिए दिन और रात काम करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी मेरे लिए झोंक दी है। भूदास का मतलब ये हो गया। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। पहले हम इसकी चर्चा कर लें। पश्चिमी और मध्य यूरोप, बस इतना फोकस कीजिए मेरे साथ। पूरा पश्चिमी हिस्सा उधर वाला मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? शहरों का विकास और व्यापार शुरू हो गया, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, बिजनेस क्लास बनकर आ गई, व्यापारिक लोग आ गए जिनका अस्तित्व किस लिए था? बाजार के उत्पादन पर टिका हुआ था। यानी हमें क्या समझना है? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में अभी फैक्ट्रियां आ गई तो औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया। औद्योगिक उत्पादन को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए? व्यापार में लोग चाहिए, तो व्यापारी वर्ग आ गया उभर कर नया। शहरों का विकास होगा, होगा बिल्कुल होगा। वाणिज्यिक वर्ग आएगा, बनिए लोग आएंगे व्यापार करने के लिए। अब उनका अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? उत्पादन। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ हुई। उत्पादन पर इनका भविष्य, इनका अस्तित्व टिका हुआ है, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, ये हम जानते हैं पिछले साल से ही। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही शुरू हुआ। केवल कहाँ कहाँ? लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अब इसका क्या रिजल्ट हुआ? मैंने कहा ना, ये चैप्टर हमारा घटना प्रधान है, एक के बाद एक इसमें विकास होता रहेगा, है ना। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? नए सामाजिक समूह एग्जिस्टेंस में आए, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। और क्या हुआ? श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, अब कहाँ से आएंगे? निम्न मध्यम वर्गीय, उनकी तो हालत खराब है, ठीक है। थोड़े से श्रमिक वर्ग के लोग, थोड़ा जिनके पास है, और मध्य वर्ग से जो उद्योगपति, व्यापारी, खरीदने बेचने वाले और सेवा देने वाले क्षेत्र के लोगों से बनी। ये ऊपर की प्रक्रिया का रिजल्ट बता रहा हूं मैं। एक नए पैसे वाले कह लो आप, नए सामाजिक समूह आ गए श्रमिक वर्ग से, ठीक है, मध्यम वर्ग से, ठीक है। जो मध्यम वर्ग में आप कह सकते हो उद्योगपति, थोड़ा सा पैसा है, व्यापार करने वाले, है ना, सेवा देने वाले, भाई खरीदने बेचने वाला, बैंक वाला, है ना, इस तरह के लोग उस जमाने में थे, सेवा वाले लोग आ गए। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंत तक छोटा था, यानी 19वीं सदी तक इस तरह के लोगों की गिनती कम थी, इनका छोटा ग्रुप था। हम समझ लेते हैं कुलीन
विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब हम हमारी जो सोच है, जिस सोच से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, वापस उस पे आते हैं। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद कौन उठा? शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, है ना। हमारा विचार क्या है? राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय एकता की बात करना। ये सब हो जाने के बाद देखो, कुलीन लोग तो सोचेंगे नहीं, सोचेगा कौन? शिक्षित वर्ग, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, पढ़ाने वाले। उदारवादी, लिबरल्स, मध्य वर्गों के बीच, मिडिल क्लास, इनके बीच राष्ट्रीय एकता के विचार बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए। ये बातचीत करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, है ना। इस वजह से इनमें कौन से विचार आए? राष्ट्रीय एकता के विचार। याद रखिए, इस सब का रिजल्ट ये आया, निचोड़, राष्ट्रीय एकता के विचार शिक्षित वर्ग, उदारवादी वर्ग में और मध्य वर्ग में बहुत लोकप्रिय हुए। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, क्योंकि आपने देखा कि सारी क्रांतियों का मूल फ्रांसीसी क्रांति मानकर हम ये पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही मिला था। याद है 9th में हमने बात की थी कि या तो जो अपनी हर 3 दिन की वेतन जमा कराए उसको वोट डालने का अधिकार है, या वो संपत्तिवान पुरुष हो उसी को वोट डालने का अधिकार है। ये बात आई है यहाँ पे, ठीक है। संपत्ति विहीन पुरुष और सारी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा था। जिसके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं है, संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं, यह कह सकते हैं कोई राजनीतिक अधिकार उस समय नहीं मिले। केवल थोड़े समय के लिए, जब जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। जब जैकोबिन शासन आया था तब कुछ दिनों के लिए सभी एडल्ट्स को, सभी वयस्क को, पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? मगर नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा, यानी अपन कहते हैं मगर नेपोलियन की संहिता उन्हें सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को आवश्यक अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अंडर में कर दिया। कि नहीं, नेपोलियन का जब से वो लग गया संहिता, उसके बाद से महिलाओं को तो बिल्कुल ही उसने हटा दिया, पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया, ठीक है। और क्या किया? सीमित मताधिकार वापस कर दिए। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के शुरू के सालों में महिलाओं, संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। कुल मिला के बात यह हुई, बड़ी मुश्किल से वोट डालने का अधिकार संपत्ति वाले पुरुषों को मिला। राजनीतिक हालात नेपोलियन के आने से ऐसे हो गए कि वापस वो छिन गए। उल्टा महिलाओं को पति और पिताओं के अंडर में कर दिया, उनके अधीन है ये, तो ये वोट डालने के इनसे अधिकार ले लिए। सीधी बात है। पूरी 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कौन कौन? महिलाएं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। इतनी मुश्किल से तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। नतीजा हमें देखने को ये मिल रहा है। देखिए, याद रखिए इन चीज़ों को। आगे चर्चा जारी रखते हुए हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, है ना। अब पैसों की बात कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में थी। आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ गया, फैक्ट्रीज लग गई। अब उदारवाद आया, बाजारों को फ्री कर दिया गया। चीज़ों, वस्तुएं यानी, और पूंजी मतलब इस राजा के पास अगर पैसा है तो वो वहाँ लगाना चाहता है,
तो पूंजी के आवागमन आना जाना राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र ऐसा है यहाँ पे ये जरूरत पड़ी। 19वीं सदी के दौरान जब चल रही है, उभरते हुए मध्य वर्गों की ये जबरदस्त मांग थी, क्योंकि ये नया वर्ग उभर रहा है, मध्यम वर्ग, थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ा पास में पैसा हो गया है ना, ऐसे वाले लोग। तो ये अब व्यापार में आए, जैसा हमने पहले वाली स्लाइड में देखा है ना। तो व्यापार में आए, बैंक्स में आए, उद्योगों में लग गए, पढ़ लिख गए, इस तरह के लोग। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। क्या हुआ वहां पे? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। किसने बनाया? वापस ध्यान दीजिए मेरी बात पे। किसके प्रभाव? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों, बहुत सारे हैं छोटे छोटे, उनमें से भी क्या किया इन्होंने, से 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया नेपोलियन ने। और क्या किया, इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा है, नापतोल की प्रणाली है, ऐसी थी, है ना। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को कितनी परेशानी थी? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो कितनी भी दूरी तय करें आप, बार बार आपको सीमा शुल्क का नाका, बार बार आपका सामान तोला जाना, नापा जाना, फिर उसके हिसाब से टैक्स अदा करो, है ना। तो बहुत परेशानी आती थी। ये काम किसने किया? नेपोलियन ने, याद रखिए। तो इससे क्या होगा, व्यापारियों का जीवन सरल हो जाएगा और हर बार लगभग 5% शुल्क देना पड़ेगा। मतलब 11 बार टोल पड़ गया, 5-5 रुपये दिए, तो 11 × 5 जरा करिए, 55 रुपये तो टोल के ही लग गए। तो वो जो चीज़ 100 रुपये का पेन चला था, पहुँचते पहुँचते कितने का हो गया? 155 रुपये का। तो ये 5% लगते 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 हर बार लगभग 160 रुपये रख लेते हैं हम, वो चीज़ 60% महंगी हो गई। तो ये हाल होता था पहले, ठीक है। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगता था, क्योंकि क्या था प्रॉब्लम, एक हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की विधि है, व्यवस्था है, हिसाब लगाने में बहुत समय लगता था। तो समय का समय खराब और बार बार व्यापारी को पैसा देना है। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या है? एले। जैसे अपन लोग मीटर में नापते हैं आजकल, ये एले में नापते थे। तो जिसकी की लंबाई जगह बदलेगी तो उसके साथ ही घटेगी बढ़ेगी। कहीं पे 100 सेंटीमीटर नापेगा, कहीं 110, कहीं 80, ऐसे अलग अलग हिसाब लगता था, ठीक है। तो बड़ी ही दिक्कत आती थी। और दूसरा, आप बार बार 5% के हिसाब से लेते जा रहे हो, तो वो चीज़ का भाव पता नहीं कितना गुना बढ़ जाता था, है ना। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंस में लोगे तो 55.1 मिलेगा सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कैसे हिसाब करेगा? बार बार टॉल पे रुक रहे हैं, बार बार कपड़ा नाप रहे हैं, बिल देख रहे हैं, बार बार कीमत बढ़ती जा रही है उसकी, अंत में उपभोक्ता को बहुत महंगा कपड़ा मिल रहा है, प्लस समय की खराबी और हो रही है, हर वक्त आप रुक रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्याएं झेलते थे उस समय के व्यापारी गण। किसने सुलझाने की कोशिश की? नेपोलियन ने। आइए आगे देखते हैं। नए वाणिज्यिक वर्ग में देखिए क्या शब्द यूज हुआ है, नए वाणिज्यिक वर्ग। अब समाज से ही उभर कर कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, तो व्यापार में मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानेंगे कि नहीं, मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां क्या हो, वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 11 टोल नाके पार करने में किसको कष्ट होगा? व्यापारी को, ट्रांसपोर्टर को, है ना। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और 11 बार मान लीजिए आप रुके बार बार, तो कितना समय खराब हो गया। तो बाधा रहित आवागमन हो, पूंजी का आवागमन इधर से उधर हो,
और अगर एक नाप हो जाए कपड़ा नापने का, ठीक है, कुछ ऐसी बातें किसने उठाई? नेचुरल, प्राकृतिक सी बात है। नया वाणिज्यिक वर्ग खड़ा हुआ एक, कि ये वाली परिस्थितियां जो हैं बड़ी परेशानी की हैं। आर्थिक विनिमय यानी लेन देन, और डेवलपमेंट रुका हुआ है ना, डेवलपमेंट। एकीकृत, क्या किया जाए? एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाओ, एक सा हिसाब किताब हो, एक सा पैसे का लेन देन हो, है ना। तो ये क्या तर्क दे रहे थे? जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही तो आना जाना हर जगह इजी कर दीजिए। तो 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेरिन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं दोबारा चर्चा करना चाहूंगा, ये मेरी नज़र में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ज़ोलवेरिन को क्या कहते हैं ये अंत में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए, पहले दोबारा समझिए। 5% सीमा शुल्क हर टोल नाके पे दे रहे हैं, हर जगह हिसाब लगने का मीटर अलग है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग कपड़ा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी जगह, अब इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए एक नया वाणिज्यिक वर्ग पैदा हो गया यूरोप में, बिल्कुल हुआ, जो कि व्यापार ज़्यादा, मतलब वो व्यापारिक लोग ज़्यादा हैं, आर्थिक विनिमय उनका रोज का काम है, डेवलपमेंट उनका भी और व्यापार का रुका हुआ है। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया? एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बना दो, और विकास रुका हुआ है हमारा। इन्होंने ये तर्क दिया, वस्तुओं और लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही तो ये लोग हर जगह आना जाना इनका सरल कर दिया जाए। तो इसका अंत कैसे हुआ? 1834 में प्रशिया की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेरिन स्थापित किया गया। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए, ये बन गया ज़ोलवेरिन। याद रखिए ये शब्द, इनके प्रयासों से ज़ोलवेरिन बन गया। अब ज़ोलवेरिन नाम का संघ बन गया, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, तो व्यापार में गति आएगी, व्यापार में गति आ गई, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। अब देखिए, बड़ी मुश्किल है, हम अगर आज सोचें कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर 5-5 किलोमीटर पे करेंसी बदल रही है, हर जगह का हिसाब करते करते कितना समय निकल जाएगा, बार बार आप पैसा चेंज करा रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी। तो क्या हुआ? बहुत सारी मुद्राओं से केवल मात्र 2 मुद्राएं रह गई, जो कि पहले 30 से ऊपर थी। तो आदमी यही हिसाब करने में उसका समय व्यर्थ गंवाता था। इसके अलावा दूसरा काम, रेलवे के जाल। भाई देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, इस समय यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपीय देशों में रेलवे का जाल बहुत गतिशीलता से काम चल रहा था वहां पर। तो वहां क्या हुआ? रेलवे ने गतिशीलता बढ़ाई, रॉ मटेरियल, कच्चा माल समुद्र तटों से हर जगह फैलता था, ठीक है, और वही रेलवे बने बनाए माल को बहुत गतिशीलता से ट्रांसफर करता था, समुद्र तट पर लेके आता था, ताकि जहाजों में लाद के उस सामान को दूसरे देशों में व्यापार के लिए आगे भेजा जाए, ठीक है। और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। तो हमने क्या सीखा यहां पर? रेलवे का जाल, बहुत स्पीड में रेलवे फैलाई जा रही थी, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। भाई जब फैक्ट्रीज लग गई, माल बनने लग गया, निश्चित रूप से उस फैक्ट्री को कच्चा माल भी चाहिए होगा। अब वो कहीं से भी आ रहा है, तो कच्चा माल आने के लिए भी और बने बनाए माल को भेजने के लिए भी आपको ट्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, माल गाड़ियों की, है ना। तो गाड़ियों के लिए हमको ट्रैक बिछाना पड़ेगा, पटरियां, वो बिछ गई, गतिशीलता बढ़ गई, कच्चा माल लाइए, बना बनाया माल ले जाइए, यूं आ रही है ट्रेन भर के और भर कर जा रही है, इस तरह से माहौल हो गया यहाँ पे। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। जब पैसे का फ्लो बढ़ गया तो कौन सी भावना और बढ़ गई? पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक
राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत बनाया। निश्चित रूप से जब पैसा होता है तो सोच का विकास होता है, और पैसा का फ्लो तेज हो गया यहाँ पे, पैसे का बहाव, क्योंकि माल बना बनाकर दूसरे देशों को भी ये निर्यात करने लग गए, यूरोप वाले सारे ही। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये समझना चाहिए। तो ये हमने क्या देखा कि रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा, उससे पैसे का मूवमेंट बढ़ गया, आर्थिक मजबूती आई, आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और बल दिया। मतलब हमें क्या पहचानना है, आर्थिक राष्ट्रवाद शुरू हुआ, उसका असर राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करने में भी देखा गया।